गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि कोवेलेंट बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, ये हम केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर स्टार्ट किया उसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा। ये जाना कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना क्या होता है, तब कैसे बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा हिस्ट्री से कि भाई ये बॉन्ड्स फॉर्मेशन का जो कंसेप्ट है आया कहाँ से, किसने दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बात बताइए मुझे, आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में कैसा बनना चाहते हैं, आपकी लाइफ क्या हो, स्टेबल हो या अनस्टेबल हो, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में क्या हूँ, बहुत स्टेबिलिटी फील करूँ, मेरे पास पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब आप लोग ऐसे ही सोचते हैं। तो हर एक इंसान का कोई ना कोई ड्रीम होता है और वो अपने एक स्टैंडर्ड फिक्स करता है। वो सोचता है कि मैं यार वैसा हूँ, मैं सलमान खान जैसा हूँ, मैं शाहरुख खान जैसा हूँ, मैं अक्षय कुमार जैसा हूँ। हर एक का कोई ना कोई कंसेप्ट होता है। वो सोचता है कि हाँ मैं ऐसा इंसान बनूँ, मैं ऐसा पॉलिटिशियन बनूँ, मैं ऐसा एक्टर बनूँ, मैं ऐसा बिजनेसमैन बनूँ। तो सबका एक ड्रीम होता है। वो स्टेबिलिटी उसके माइंड में क्या होती है, वो स्टेबिलिटी। हर एक का एक ड्रीम होता है, क्या पाने के लिए, कैसा बनने के लिए। सबका लॉजिक कॉमन है, क्या, स्टेबिलिटी। तो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एलिमेंट क्या सोचते हैं, कोई भी एलिमेंट है वो क्या सोचता है, उसका भी एक ड्रीम होता है और उनका ड्रीम भी वही है, स्टेबिलिटी। वो भी क्या चाहेगा कि स्टेबिलिटी चाहूंगा। ओके, तो हमारे लिए शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन ये क्या हो सकते हैं, एक स्टेबिलिटी के आइकॉन हो सकते हैं। हमारे लिए सुपरस्टार है, हम ऐसा बनना चाहेंगे। ठीक है, वैसे एलिमेंट कैसा बनना चाहेंगे, इनके हीरो कौन है। तो इन जितने भी एलिमेंट्स आपने देखे उनमें आपको पता है 18 ग्रुप के एलिमेंट कौन से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ये बहुत ही स्टेबल हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हाईली स्टेबल है। इनके आउटर मोस्ट सेल है वो फुल्ली फिल्ड है और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो ये सब सोचते हैं कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसा हो जाए, कैसा, इनर्ट गैसें जैसा, ताकि हम भी इन जैसे रहने लग जाएं, इन जैसे हम भी क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। सबका ड्रीम ये है स्टेबिलिटी के लिए। तो इसी को बेस बना करके सबसे पहले कॉसेल और लेविस उन्होंने एक कंसेप्ट दिया, कॉसेल अप्रोच। कॉसेल लेविस अप्रोच 1816 में उन्होंने ये अप्रोच दी। ठीक है, उन्होंने ये बताया, क्या बताया कि कॉसेल और लेविस ने बताया कि कोई भी एलिमेंट है वो क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। उसके लिए चाहे तो उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़े या इलेक्ट्रॉन लेना पड़े या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़े। तो वो अपने आउटर मोस्ट सेल में इनर्ट गैसों की तरह ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। इसलिए इस रूल को हम आगे चल के या इसके साथ ही बता सकते हैं, इसको ऑक्टेट रूल भी बताते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्टेट रूल। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम सोडियम की बात करें। ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितने होते हैं इसमें, 11, 281, 1s2, 2s2, 2p6, देन क्या है 3s1। ये सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये सोडियम अपना ऑक्टेंट कंप्लीट करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है आउटर मोस्ट सेल में। तो वो क्या कर दे, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है, तो इसके पास क्या हो गया, 28, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन के पास क्या है, 17 एटॉमिक नंबर। तो ये क्या चाहता है, 2, 8, फिर क्या होगा 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बताइए, 1s2, देन 2s2, 2p6, 6 तो 8 और यहाँ पर 2, फिर 6 + 2 8, देन क्या है 3s2, 3p5, 5 + 2 कितना हो गया 7। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 287।
तो बताइए क्लोरीन क्या सोचती होगी, क्लोरीन क्या चाहती होगी? क्लोरीन ये सोच रहा होगा कि मेरे को भी कहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता, मैं भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता। तो जो इसने सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाला, इसके पास सोडियम है, तो वो इलेक्ट्रॉन अगर ये ले ले तो इसके पास ये क्या बनेगा Cl-1 और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट 288। तो इस तरह से एक कंसेप्ट तैयार हुआ है। कॉसेल और लॉइस ने बताया कि सोडियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ओके, और क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इसलिए दोनों साथ साथ है, ये लो सोडियम और क्लोरीन, और ये NaCl इस तरह से बन रहा है। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन 28 एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और इसने ले लिया 288, ये लो। तो इसने जो इलेक्ट्रॉन निकाला इसको दे दिया। इस कंसेप्ट से आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, ये कंसेप्ट तैयार हो गया है। तो ये बॉन्डिंग कैसे हो रही है, किसी भी एलिमेंट की क्या कंडीशंस रही होंगी कि वो बॉन्ड बनाए, वो एलिमेंट स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। जैसे सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं क्लोरीन फॉर्मेशन का, ठीक है। क्लोरीन का देखिए, अगर मैं क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करता हूँ Cl2, आपको पता है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 और क्या है 7। इसी तरह से इसका भी कितना है 288 और 7। मैं लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दिखा रहा हूँ, यहाँ से डायग्रामेटिकल शो कर रहा हूँ। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7, ओके। ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। दूसरा क्लोरीन देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। ये क्लोरीन क्या चाहता है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कब मिलेगी, जब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन। अभी कितने, 7। इसको कितने और चाहिए, 1। इधर देखिए ये क्लोरीन भी क्या चाहता है, स्टेबिलिटी। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। अभी कितना है, 7। तो ये दोनों सोच रहे होंगे क्यों न हम अपने अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लें। ये 8 इलेक्ट्रॉन अब मेरे हो गए और इसी तरह ये सोच रहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन मेरे हो गए। तो दोनों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, दोनों के ऑक्टेट क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। और इन सैड इलेक्ट्रॉन पे ये क्लोरीन का भी राइट है, इसका भी हिस्सा है और इस क्लोरीन का भी हिस्सा है। तो आप क्या सोच रहे होंगे, इससे कौन सा कंसेप्ट क्रिएट हो रहा है, इससे कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है? ये कोवेलेंट बॉन्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बनते होंगे। तो ये कॉसेल लेविस ने बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड के कंसेप्ट है उसको स्टार्टिंग से ही बताया कि अगर जरूरत पड़ी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहे तो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ले सकते हैं। इससे तो आयनिक बॉन्ड बनने की जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट होती है। आयनिक बॉन्ड का कंसेप्ट तैयार हो रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन लिया नहीं जाए, इलेक्ट्रॉनों की एक्सचेंजिंग नहीं हो रही हो, तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो सकती है और इलेक्ट्रॉन शेयर करके भी क्या किया जा सकते हैं, आपने इनर्ट गैस जैसा आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर सकते हैं, ऑक्टेट तैयार कर सकते हैं और स्टेबिलिटी गेन कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट से तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन तैयार हो रहा है और इस कंसेप्ट से क्या तैयार हो रहा है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन तैयार हो रहा है। तो ये कॉसेल ने बताया। तो एनीवे इस रूल को अब हम ऑक्टेट रूल से जानते हैं। ऑक्टेट रूल में क्या बोला गया, इस रूल में यह बताया गया कि कोई भी एलिमेंट वो अपने आउटर मोस्ट में अगर एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है तो वो स्टेबल होता है। बात भी सही है, ऐसे बहुत से जगह मिले हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ CCl4, ठीक है। इस कार्बन से 4 क्लोरीन जुड़े हैं, ठीक है। ये मैं इस तरह से क्रॉस दिखा रहा हूँ, ये कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूँ, ओके। और अभी मैं क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूँ। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसी तरह से ठीक है। अब कार्बन और क्लोरीन ने शेयरिंग की। पहले कार्बन के ऑक्टेट को चेक करते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन तो खुद के और एक एक इलेक्ट्रॉन 4 क्लोरीन से ले लिए। 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी क्लोरीन की बात करते हैं। तो हर क्लोरीन इनसाइड इलेक्ट्रॉन को अपना भी समझता है,
तो इस क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, हर चारों क्लोरीन के भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, ये ऑक्टेट रूल है। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कोई भी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। अगर उसको 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो वो एलिमेंट और वो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। ये ऑक्टेट रूल। लेकिन स्टूडेंट्स, ऑक्टेट रूल को इतना डिटेल से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये आपने इसे मोटा सा कंसेप्ट इसका सीखा है। लेकिन ऑक्टेट रूल फ्लॉप हो गया। फ्लॉप क्यों हो गया? कि कुछ हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो मॉलिक्यूल स्टेबल हैं और उनके पास ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। ठीक है, तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, और क्लोरीन के पास आपको पता है ये क्लोरीन, उसके पास तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम से ले लिया। इसी तरह से इधर क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन बेरिलियम का देखिए, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नहीं। इसके आउटर मोस्ट शेल में अभी भी, या इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन ही है। लेकिन फिर भी ये मॉलिक्यूल एग्जिस्टेंस करता है। तो ये क्या हो गया? ऐसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सिस्टम को, यानी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करना, फिर भी ये मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसके 8 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, वो ही स्टेबल होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस है। ऐसा ही आप देखिए BF3। BF3 एक मॉलिक्यूल है, इसमें बोरॉन से 3 फ्लोरीन जुड़े होते हैं। और अगर मैं दोनों फ्लोरीन और बोरॉन के बीच की शेयरिंग की बात करूं, एक एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन का है, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है, तो बोरॉन का ऑक्टेट देखा जाए तो बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन, 2 to 4 and to 6। इससे 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, हर एक कोवेलेंट बॉन्ड में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो बताइए क्या बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सिस्टम है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सिस्टम है तो फिर ये ऑक्टेट रूल को कैसे फॉलो कर रहा है? आपको पता है ऑक्टेट रूल फ्लॉप हो चुका, BF3 तो एग्जिस्टेंस कर रहा है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सिस्टम है, वो भी ऑक्टेट रूल को फ्लॉप साबित कर रहे हैं। इसी तरह से देखिए कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं, IF7 एग्जिस्टेंस है इसका नेचर में, और आपको पता है एक आयोडीन के साथ 7 फ्लोरीन जुड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और हर एक के बॉन्ड के साथ 2 इलेक्ट्रॉन आपको पता है। तो आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये तो 8 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए थे, यहाँ पे तो आयोडीन के पास 14 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर रहा है, एग्जिस्टेंस इसका भी है। तो ऑक्टेट रूल फिर कहाँ रहा? ऑक्टेट रूल ने तो ये बताया था कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहाँ तो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो गया? लिमिटेशन होगी, ऑक्टेट रूल को फ्लॉप साबित कर रहा है। PCl5 एक फास्फोरस के साथ 5 क्लोरीन जुड़े, और हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए फास्फोरस के पास उसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसके अकॉर्डिंग भी फिर ऑक्टेट रूल क्या हुआ? फ्लॉप्स हो गया। तो स्टूडेंट्स, कोई ज़रूरी नहीं है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो तो ही वो मॉलिक्यूल या सेंट्रल मेटल क्या हो? स्टेबल हो। तो ऑक्टेट रूल ने एक स्टार्टिंग बताई, कॉसेल और लुईस अप्रोच है, उन्होंने एक स्टार्ट किया और ये बताया कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को देकर या इलेक्ट्रॉन लेकर के या फिर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके मॉलिक्यूल बनाता है और स्टेबिलिटी शो करता है। और उन्होंने बताया कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में सेंटर मेटल के सेंटर एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल होता है। उन्होंने एक शुरुआत दी इलेक्ट्रॉन लेने देने से, तो क्या बने? आयोनिक बॉन्ड बने, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कौन से बॉन्ड बने हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं। ठीक है, ये बात की उन्होंने शुरुआत की। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, जो हमारा मेन टॉपिक है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड ये आप सबको पता है
कि कोवेलेंट बॉन्ड कब बनते हैं, जब दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो, बहुत कम हो, या दोनों एलिमेंट एक जैसे हों। तो कैसे बॉन्ड बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, कैसे बनते हैं, इनको किसने बताया, ये सब पढ़ने से पहले आप देखिए, आप ऐसे समझिए कि कोवेलेंट बॉन्ड एक विवाह है, शादी है, दो लोगों के बीच में शादी है, ऑब्वियसली एक लड़का और एक लड़की, उनके बीच में शादी है। शादी से पहले दोनों परिवारों में क्या होती है, शादी की तैयारियां होती हैं। तो वो तैयारियां क्या हैं, पहले हम उसको पढ़ेंगे। जैसे कोई दो एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बनना है, तो बॉन्ड बनाने से पहले वो तैयारी करेंगे। वो तैयारी कैसी है वो हम पहले पढ़ेंगे, उस तैयारी को, उस प्रिपरेशन को हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन से। तो जनरली क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड है वो एक वीबीटी थ्योरी में पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे बनते हैं और इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। वो ऑर्बिटल्स एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो ये तो फाइनली तय है कि कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, और किसके बीच में, दो एलिमेंट के बीच में। जैसे एक एलिमेंट ए का है और एक बी है, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन दोनों ने क्या कर ली, शेयरिंग कर ली, और क्या बन रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। इनसाइड इलेक्ट्रॉन पर ए का भी हक है और बी का भी हक है। ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोल रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अभी ए बी को हम ऐसे दिखाएंगे, ए और बी, ये आप अंडरस्टूड है कि दोनों के बीचों बीच शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ए का है और एक इलेक्ट्रॉन बी का है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इससे पहले कोवेलेंट बॉन्ड बनने से पहले क्या क्या होता होगा वो सब जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसका कंसेप्ट कैसे तैयार हुआ, सबसे पहले मैं इसके कंसेप्ट के बारे में बता दूंगी। कंसेप्ट या हाइब्रिडाइजेशन का जो सोच आई कैसे, ठीक है। तो इसके पीछे जो फिलोसफी है वो देखिए क्या होता है। हम बात करते हैं कार्बन की। सबसे पहले जो डेफिनेशन क्या दी गई कि वैलेंसी क्या है, वैलेंसी है क्या, तो हमने बताया कि पॉलिंग ने बताया था कि किसी भी आउटर मोस्ट शेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, वो उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। तो कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन की बात की गई तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो हमने देखा कि इसके आउटर मोस्ट शेल में यानी सेकंड शेल में एक तो 2s ऑर्बिटल है जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और एक कौन सा है, 2p ऑर्बिटल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो बताइए अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो इसके अकॉर्डिंग तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए थी, 2। कार्बन 2 ही बॉन्ड बनाना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि आपने कहा कि पॉलिंग के अकॉर्डिंग तो फिर क्या हुआ, वैलेंसी कितनी हुई, 2 हुई, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 ही है। लोगों ने कहा जनाब पॉलिंग साहब आप कह रहे हैं कि कार्बन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए, जबकि हम सब जानते हैं कि कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो 4 हाइड्रोजन से कैसे जुड़ सकता है, और ये भी सब जानते हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। तो एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है, तो 4 हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन से, 4, और आप कह रहे हैं कि वैलेंसी कितनी होगी, 2। तो पॉलिंग साहब की जुबान बंद, क्या करें। तो पॉलिंग ने कहा थोड़ी सी गलती हो गई। गलती किससे नहीं होती, उन्होंने कहा मैं अपनी गलती को सुधार कर रहा हूं, अभी मैं बोल रहा हूं, एक नया टर्म यूज कर रहा हूं, एक्साइटिंग स्टेट। उसने कहा कि एक्साइट कर दूं, थोड़ी एनर्जी दे दूं, तो क्या होगा कि 2s से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइटिंग स्टेट इन 2p में चला जाएगा, थोड़ा सा अगले एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा, और अब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। तो अब उसने कहा कि जनाब देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। सारे साइंटिस्ट को बंद कर दिया कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। अब उसने एक नया स्टेटमेंट दे दिया कि बोलता है कि इन एक्साइटिंग स्टेट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंसी। उत्तेजित अवस्था में, एक्साइटिंग स्टेट में, आउटर मोस्ट शेल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो उसकी क्या होगी, वैलेंसी। तो इसके अकॉर्डिंग कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4। तो कहा ठीक है कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो लोगों ने कहा ठीक है, मान लिया आपकी बात। लेकिन लोग तो कहाँ चैन से बैठने वाले थे। अगर आप कुछ नया कुछ करते हो तो लोग उसमें कमियां निकालने पर लगे रहते हैं। तो इनकी भी कमियां निकलने लगी। तो सारे साइंटिस्ट इकट्ठे होकर बोले तो आप बताइए कि कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन कैसे जुड़े हैं। आप बता रहे हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो ये भी बता दीजिए कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन कैसे जुड़े हैं। तो पॉलिंग साहब ने पहले बताया कैसे। ये सब इमेजिनरी है, टोटल मैं बता रहा हूँ सब इमेजिनरी, आपको एक समझाने के लिए
कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या, मैं उसी पर आ रहा हूं। तो कैसे इसको डिस्कस किया होगा, कैसे इसकी डिस्कवरी की होगी, वो मैं सब बता रहा हूं, ठीक है। सीधा डेफिनेशन ना बोल करके हम उसी चीज पर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये कार्बन है सेंटर में और इसके 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो पी में, और आप सबको पता है कि पी ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, डंबल शेप। तो उन्होंने कहा ये लीजिए, एक पी ऑर्बिटल ये रहा, दूसरा पी ऑर्बिटल ये है और तीसरा पी ऑर्बिटल ये है। इन सब में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और एक कार्बन के पास एस ऑर्बिटल है, ये वाला, इसमें भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कौन बोल रहा है, पॉलिंग, क्योंकि पॉलिंग ने बता दिया कि एक्साइटिंग स्टेट में उसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इट मींस उसकी वैलेंसी कितनी है, 4। और लोगों ने पूछा कि आप भी बता दीजिए, जब आप इतना ही बता रहे हैं कि इसकी वैलेंसी 4 है तो कैसे इससे 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तो उसने कहा कि 3 तो पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल डंबल शेप होते हैं, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, और एक बोलता है कि इसमें एस ऑर्बिटल है। अब इनसे जुड़ेंगे कौन, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, आप सबको पता है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है 1s1, यानी इसके एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो उन्होंने कार्बन के लिए ये बात बता दी, कहा अब इनसे हाइड्रोजन आकर के जुड़ेंगे। हाइड्रोजन में क्या होता है, एस ऑर्बिटल, और वो अपना इलेक्ट्रॉन इससे अपोजिट स्पिन के साथ शेयर करेगा। इसी तरह से दूसरे के साथ भी, ये लो, तीसरे के साथ भी और चौथे के साथ भी। ये 4 हाइड्रोजन है अपने एस ऑर्बिटल के साथ, इन पी ऑर्बिटल के साथ, 3 पी के साथ और एक एस के साथ ओवरलैप कर लेगा। और इस तरह से 4 हाइड्रोजन इन 4 ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट है एक एक इलेक्ट्रॉन, उनसे इन्होंने क्या कर ली, पेयरिंग कर ली और 4 हाइड्रोजन जुड़ गए। ये 4 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और ये सेंटर में क्या है, कार्बन। और कहा इस तरह से मीथेन बनता है, इस तरह से 4 हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ते हैं, ठीक है। फिर से देखिए, आप लोग इस चीज को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा, और इसको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। सबसे पहले कार्बन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, 2s2 2p2, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 2। तो क्या कहा, वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 2। लोगों ने कहा हम तो जानते हैं कि मीथेन में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ता है, आपके अकॉर्डिंग तो वैलेंसी 2 है। इसका मतलब या तो आप गलत हैं या फिर ये मॉलिक्यूल गलत है। मॉलिक्यूल गलत हो नहीं सकता, बहुत से प्रूफ हैं, बहुत से सबूत हैं, तो आप ही गलत हो। तो कार्बन, इस पॉलिंग साहब ने क्या कहा, नहीं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। एक्साइटिंग स्टेट में 2s से इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा, और इस तरह से 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये जो 2s से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, 2 पहले से थे, और अभी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो पॉलिंग ने कहा एक्साइटिंग स्टेट में, देखिए आप, मैंने अब नई डेफिनेशन दी है, आप एक्साइटिंग स्टेट में चेक किया करें, तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वही उस कार्बन की वैलेंसी है। लोगों ने मान ली। लोगों ने कहा कि अब बताइए कि कार्बन से 4 हाइड्रोजन कैसे जुड़े। तो पॉलिंग साहब ने पूरा बताया कि इसमें देखिए 3 तो पी ऑर्बिटल है, ये 3, 1 2 3, ये 3 पी ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, और ये कौन सा है, एस ऑर्बिटल। ये 3 पी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन था, और एक एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इनसे अगर हाइड्रोजन आकर के अपने अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें तो इस तरह से CH4 बन जाएगा। किसने बताया, पॉलिंग ने। लोग चले गए अपने घरों में, जाके सो गए। लेकिन दुश्मनों को चैन कहाँ होता है, बेचैनी होती है। उन्होंने कहा कि पॉलिंग को फंसाए तो कैसे फंसाए। एक आपकी तरह कोई स्मार्ट था, उसने कहा मैं फंसा सकता हूँ पॉलिंग को। उन्होंने कहा कि देखिए, ये कार्बन जब हाइड्रोजन से जुड़े हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन की चारों बॉन्ड लेंथ सेम है, और चारों की नेचर भी क्या है, सेम है। यहां पॉलिंग क्या बोल रहा है कि ये तो पी ऑर्बिटल है और ये एस है, इधर भी क्या है, पी ऑर्बिटल और ये एस, और इधर भी क्या है, पी ऑर्बिटल ये एस। ये तीनों तो फिर एक जैसे मान लूंगा, तो तीनों की नेचर सेम है। लेकिन इधर देखिए, एक एस और दूसरा भी एस, इधर पी और एस, पी और एस, पी और एस, इधर क्या है, एस और एस, दोनों ऑर्बिटल एस एस है। यहाँ पी और एस है, पी और एस है, पी और एस है। तो आप क्या समझे, ये समझे कि ये 3 बॉन्ड तो एक जैसे, एक लेंथ वाले, पर ये डिफरेंट है क्योंकि इसमें एस एस ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं।
तो बोलता है मैं इस बात पर फंसाऊंगा पोलिंग को, कहूंगा पोलिंग साहब यहां तो p और s, p और s और p और s, इधर s s ऑर्बिटल हैं। आप तो बोल रहे थे कि एक जैसे बॉन्ड बना रहे हैं, हम भी जानते हैं एक जैसे बॉन्ड बना रहे थे, लेकिन आपके अकॉर्डिंग तो डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड बनेंगे। अब बोलिए आपके पास क्या जवाब है? पोलिंग ने कहा कल आना, कल बताऊंगा। अब क्या किया जाए? पोलिंग रात भर सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा इन लोगों को बेवकूफ बनाना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा इनको, कुछ न कुछ समाधान करना ही पड़ेगा। तो उसने कहा कि बॉन्ड बनाने से पहले ये S और ये तीनों P, चाहे वो PX हो, PY हो और चाहे वो PZ हो, ये सब ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे और एनर्जी को रीअरेंज कर करके सेम शेप और सेम साइज के उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ये S और 3P मिल करके सेम शेप और सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे और उनको मैं नाम दूंगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो देखिए थोड़ा सा S करैक्टर लिए हुए और थोड़ा P करैक्टर लिए हुए, थोड़ा S करैक्टर लिए हुए, थोड़ा P करैक्टर, और इनको नाम दिया उसने हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या नाम दिया है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। यस। अगले दिन सारे साइंटिस्ट फिर आए, बताइए पोलिंग साहब आपके पास क्या जवाब है? आपने तो कहा था कि 4 वैलेंसी है और हमने आपको दिखाया कि आपके अकॉर्डिंग तो 3 बॉन्ड तो एक जैसे और 1 बॉन्ड अलग बन रहा है। अब आप क्या कहेंगे? तो पोलिंग साहब ने कहा कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस मैंने एक बात बताना आपको भूल गया था, ये P, तीनों P और S बॉन्ड बनाने से पहले आपस में मिक्स हो जाएंगे और एक जैसे 4 ऑर्बिटल बना देंगे और अब चारों बॉन्ड एक जैसे बनेंगे और यहीं पर लोगों की बोलती बंद। जैसे मान लीजिए ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इनके साथ कौन ओवरलैप करेगा, कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन। और इस तरह से CH4 बना दिया और आज तक लोगों को इसका कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं मिला है कि ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। तो पोलिंग ने हाइपोथेटिकली अपने माइंड को यूज करते हुए एक बहुत शानदार कंसेप्ट दिया जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ है, क्या ये बॉन्ड बनाने से पहले जो ऑर्बिटल्स थे आपस में क्या कर रहे हैं? मिक्स हो रहे हैं, एनर्जी को रीअरेंज कर रहे हैं और सेम शेप और सेम साइज के उतने ही नंबर में नए ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। और ऐसे ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल मिले हुए हैं। हाइब्रिड का मतलब मिलना, डिफरेंट चीजों को मिक्स करना। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है और इस एंटायर प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से इस कंसेप्ट से हाइब्रिडाइजेशन तैयार किया। फिर से देखिए पहले क्या बताया गया? कार्बन की कितनी वैलेंसी? 2। फिर पोलिंग ने सुधार किया, एक्साइटिंग करने पर ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन किस पर है? P में, और 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ है? S में। तो ये बॉन्ड बनाएंगे 3 P और 1 S, तो डेफिनेटली बॉन्ड डिफरेंट डिफरेंट बनने वाले थे, लेकिन रियल में मीथेन में चारों बॉन्ड क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो लोगों ने पूछा पोलिंग से कि ये चारों बॉन्ड की नेचर तो एक जैसी है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो पोलिंग ने बताया कि 3 P ऑर्बिटल और 1 S ऑर्बिटल, जिनके एनर्जी लेवल में ज्यादा कोई खास अंतर नहीं है, वो सब आपस में बॉन्ड बनाने से पहले क्या करेंगे? मिक्स हो जाएंगे और एनर्जी को क्या करेंगे? रीअरेंज करेंगे और सेम शेप और सेम साइज के और सेम एनर्जी लेवल के नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जिनको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और अब ये ऑर्बिटल्स बॉन्ड में इन्वॉल्व होंगे, जिससे सेम बॉन्ड नेचर के नए एलिमेंट्स जुड़ेंगे और कंपाउंड बनेंगे। इसलिए CH4 में चारों बॉन्ड एक जैसे होते हैं, चारों बॉन्ड की नेचर भी क्या होती है? एक जैसी होती है। तो स्टूडेंट ये बात को मैं सीधा भी बता सकता था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन किसी भी एक सिंगल एटम में, जैसे कार्बन की बात कर रहा हूं, ये कार्बन बॉन्ड बनाने से पहले की क्या तैयारी कर रहा है, क्या प्रिपरेशन कर रहा है, उस प्रोसेस को हम हाइब्रिडेशन कहते हैं। और हाइब्रिडेशन में होता क्या है कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स जिनकी शक्लें अलग अलग थी, शेप और साइज ज्योमेट्री अलग थी, उनकी एनर्जी लेवल भी
अप्रोक्सीमेटली क्या थोड़ा सा डिफरेंट था, वो सब मिल करके एक जैसे ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और ये ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल रहे हैं। इसको मैं डेफिनेशन को लिखा भी दूंगा। तो ये कैसे जनरेट हुआ, ये कंसेप्ट कैसे निकल के आया, वो आपने सीखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी सोच को डेवलप करेगा। इसको मैं बहुत शॉर्ट में, अभी देखिए मैं बहुत ट्रिकी में मेथड लूंगा, आप लोगों को बहुत शॉर्ट मेथड दूंगा। आज की क्लास में मैंने बहुत ही बेसिक और एक फंडामेंटल बात की है आपको समझाने के लिए, तो ये आपको अच्छे से समझनी है। तो दो परिवार हैं, परिवार एक्स, ठीक है, इनकी लड़की, ये परिवार वाई, इनका लड़का, दोनों की शादियां कराने वाले हम, ठीक है, आप और हम सब बराती हैं। तो क्या ये परिवार शादी से पहले तैयारी नहीं करेगा? क्या ये परिवार शादी से पहले तैयारी नहीं करेगा? तो ये तैयारी क्या है, ये हाइब्रिडाइजेशन है, ये प्रोसेसिंग है। ये बॉन्ड बनाने से पहले उस एटम के ऑर्बिटल्स के बीच में होने वाली प्रिपरेशन को हम क्या बोल रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जब ये तैयार हो जाएंगे, एक जैसे ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, तो अब ये दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। और कौन से बॉन्ड बनेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो बॉन्ड बनाने से पहले की इस प्रिपरेशन को हमने क्या नाम दिया है, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन है क्या, अब मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूं आपको। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन है क्या? ये एक एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल्स में होने वाला प्रोसेस है। तो ए प्रोसेस इन विच approximately same energies, different shape and different size orbitals, different shape and size orbitals, जैसे ये S और ये PX, ये PY और ये PZ, PX, PY और PZ और ये S, ये डिफरेंट शेप एंड साइज के ऑर्बिटल हैं। इनकी एनर्जी लेवल में भी थोड़ा थोड़ा फर्क है, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन में क्या है, डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज ऑर्बिटल्स आर मिक्स विद ईच अदर, ये सब मिक्स हो जाएंगे, आर मिक्स विद ईच अदर एंड फॉर्म सेम शेप, सेम साइज एंड सेम एनर्जी लेवल्स, न्यू ऑर्बिटल्स। थोड़ा एस करैक्टर, थोड़ा पी करैक्टर, थोड़ा एस करैक्टर एंड थोड़ा पी करैक्टर, और उतनी संख्या में एंड सेम नंबर। जैसे पहले कितने थे, 1 2 3 एंड 4, अभी भी कितने, 1 2 3 4। इन चारों की शेप एंड साइज क्या है, सेम शेप एंड साइज। एनर्जी क्या है, सेम, एनर्जी लेवल सेम। पहले क्या थे, किसी भी एटम में डिफरेंट शेप और साइज वाले ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे, एनर्जी को रीअरेंज करेंगे और उतनी संख्या में, उतने ही नंबर में क्या बनाएंगे, सेम शेप और सेम साइज के नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। इन नए ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? A process in which different shape and size orbitals are mixed with each other and rearrange their energy levels and form same number and in same number, same shape and sized orbitals. These orbitals are called hybrid orbitals and this entire process is called hybridization. This is totally hypothetical. सब काल्पनिक है। पॉलिंग ने बताया कि बॉन्ड बनाने से पहले डिफरेंट शेप और साइज वाले ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे और क्या करेंगे, अपनी एनर्जी लेवल को रीअरेंज करेंगे और उतनी ही संख्या में क्या बना देंगे, सेम शेप और सेम साइज के नए ऑर्बिटल्स बना देंगे। इन नए बनने वाले ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस एंटायर प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। ये सब बातें किसने बताई, पॉलिंग ने। कोई एविडेंस है नहीं, टोटली हाइपोथेटिकल है। कोई अब इसके अगेंस्ट जा सकता, आप में से आप बताना चाहें कि सर हम बताएंगे, नहीं खोज करेंगे, तो मोस्ट वेलकम, आप आइए और इसकी नहीं खोज कीजिए। लेकिन अभी तक तो कोई चैलेंज दे नहीं पाया है।
आप लोग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ये काफ़ी सटीक है, बहुत सही जा रही है, इसमें कोई कमी नहीं है। तो अभी हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या था। पॉलिंग ने बताया, कैसे ये जनरेट हुआ, सब मैंने आपको बताया। हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन किया, ये आप सब देख चुके हैं। अब स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको दो बातें याद रखनी है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बॉन्ड बनाने से पहले एक ही एटम में होने वाला प्रोसेस है। शादी से पहले की तैयारी है, एक ही परिवार में होने वाली तैयारी है। इस परिवार में अलग तैयारियां हो रही हैं, दोनों परिवार मिक्स हो जाएंगे, बॉन्ड बनेंगे, विवाह सूत्र में बन जाएंगे। ये एक एटम में बॉन्डिंग से पहले की तैयारी है। इसको हमने क्या नाम दिया? हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने का फायदा क्या होगा? आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो मॉलिक्यूल बनेगा उसकी शेप कैसी होगी, उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, वो बॉन्ड के डायरेक्शंस क्या होंगे, बॉन्ड के बीच के एंगल्स क्या होंगे, सब आपको पता चल जाएगा। तो आप किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड कर पाएंगे। ये टेट्राहेड्रल है, हेक्सागोनल है, वी शेप है, बेंड शेप है, ट्राइगोनल शेप है, व्हाटएवर जो भी शेप्स और साइज होंगी आपको ज्योमेट्री का पता चल जाएगा। तो आज की क्लास में सिर्फ मैंने आपको क्या पढ़ाया? हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्रिएट कैसे हुआ और हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, और ये हम सब जान चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक ही एटम में होने वाली तैयारियां, और किससे पहले की तैयारियां? बॉन्ड बनने से पहले की तैयारियां। मैं दावा कर सकता हूं बहुत से बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन आता होगा, डेफिनेशन आती होगी, ये नहीं पता कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्यों है। भाई बॉन्ड बनाने से पहले शादी की तैयारियां क्यों होती है? शादी की तैयारियां शादी के बाद होती है कि पहले होती हैं? पहले होती हैं। दो परिवारों में अलग अलग तैयारियां हो रही है, एक एटम में अलग हो रही है, एक एटम में अलग हो रही है। ये सब जो तैयारियां होनी हो गई, उसके बाद में बॉन्ड बनेंगे, फिर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री निकल के आएगी। तो आपने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन, कैसे पॉलिंग के माइंड में ये आया होगा, वो सब मैंने आपको बताया। तो आज की क्लास में इतना ही। अभी शादी की तैयारियां हो गई है, तो अब अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? शादी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स।